तो हेलो दोस्तों यार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्मल एजुकेशन में। और हमारे साथ डटे रहिए। आपके लिए हमारी जितनी भी वीडियो पीईटी एंड अदर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइस, यदि आपने हमारी सारी वीडियो कंटिन्यू देख ली तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं गाइस, सिवाय आईएएस के, क्योंकि उस लेवल का हम लोग पढ़ा नहीं सकते। अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। आज हम आपके लिए पढ़ाएंगे भारत में वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए ना, उसके बारे में। तो गाइज, आपको पता है कि पीटी में इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम है। और आप देख सकते हैं इसमें कुल 3 ही ऐड हैं और 5 नंबर का आना है गाइज। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपको पढ़ाते हैं भारत में 1991 का आर्थिक सुधार। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग पहली हेडलाइन पढ़ेंगे। वर्ष 1991 के पूर्व भारत की आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ विद्वानों का मानना था, यानी कि जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी भी नहीं थी उससे पहले विद्वानों का मानना था कि नियमन एवं नियंत्रण के लिए इतने कानून बनाए गए कि आर्थिक विकास रुक गया था। गाइज यार, आपको बता दूं, उससे पहले एक युद्ध हुआ था जिसमें हमारे भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी या हड़बड़ा गई थी कहे जाए तो। लेकिन मतलब विद्वानों का मानना था कि उस टाइम पे इतने कानून बनाए गए थे कि उसी उसी के कारण हमारी स्थिति बिगड़ी थी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्या है आगे। तो वर्ष 1948 में 23 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। गाइस, जब भारत की स्थिति बिगड़ी हुई थी तब वहाँ पे 23 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था कि कोई भी कहीं पर भी कंपनी खोल सकता है। वो 23 देशों के नाम तो मैं नहीं बता सकता, बट निकाल लेना आप इंटरनेट से। बट यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसका उद्देश्य व्यापार को सबल, मैंने बोला था ना कंपनी कहीं पर भी खोल सकते हैं। 1994 इसका नाम WTO रखा गया। गाइज, यहाँ पे मजबूरन इंडिया को भी इसमें शामिल किया गया था जब आर्थिक स्थिति इस पर आई थी। लोन लेने के लिए मजबूरन यह ज्वाइन करना पड़ा था हमारे इंडिया को। तो गाइज आगे पढ़ेंगे हम लोग, आपको बता चुका है आगे को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के बोझ का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, मैं बता चुका था। आपने जो भारत ने जो लोन लिया था ना $7 बिलियन का, यह कई शर्तों पर मान कर लिया था। $7 बिलियन भाई बहुत बड़ी रेट होती है, आप समझ रहे होगे। और बस, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास भारत पे ऑलरेडी कर्ज था, उसका सामना भी करना पड़ा। जैसे पेट्रोल, डीजल आदि जैसी आवश्यकताओं वस्तु को आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया। विदेशी मुद्रा रिजर्व में 15 दिनों के लिए भी पर्याप्त नहीं रहा था। जो दोस्तों विदेशी मुद्रा थी ना, वो हमारे पास कुल भारत में 15 दिन के लिए भी नहीं चली थी। इसलिए हमें 7 बिलियन डॉलर का ऋण लेना पड़ा, वो भी मजबूरन। गाइज, आपको बता दूं, ऋण हमें ये तभी मिला था हमारे इंडिया को, तब हमने उनकी कुछ शर्तों को माना था, तब दिया था उन्हें। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे आपके लिए। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम 1980 के दशक का अकुशल आर्थिक प्रबंधक था। इस स्थिति में भारत में IBRD एक सामान्य रूप से विश्व बैंक का सहारा लिया तथा कुछ शर्तों के साथ भारत को $7 बिलियन का ऋण प्राप्त करना पड़ा। गाइज, मैं बता चुका था आपको ऑलरेडी, $7 बिलियन और कुछ शर्तें भी थी, जिसमें से एक शर्त थी कि व्यापार पे कम ऋण दिया जाए। गाइज, यहाँ पे इंडिया में व्यापार आने पर थोड़ी ढील दी जाती थी, बाहर की कंपनियां कोई भी व्यापार यहाँ पे खोल सकती थी। तो गाइज, आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो। गाइज, आपको ये तो बता ही चुका हूँ ना कि $7 बिलियन, ये गाइज आपको मतलब रटीना है, चाहे कुछ भी हो जाए यार। फिर बाद में मतलब बिना जनता को बताए यहाँ पे भारत का सोना बाहर गिरवी रखा गया। बाद में इन पैसों की भी कमी पड़ गई, तो फिर हमें बाद में अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा इंडिया को। गाइस, बहुत सारा सोना था, सोच ही सकते हो आप लोग कितना होगा। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो शर्तें, जैसे भारत अर्थव्यवस्था की उदारीकरण किया जाएगा, यानी जैसे ही मतलब भारत को आगे बढ़ाया जाएगा, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे, ये उनकी शर्त थी। यानी निजी क्षेत्र, यानी कि जो भी निजी क्षेत्र, यानी कि कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे आती हैं, उस पर जो प्रतिबंध लगे थे वो अब हटाए जाएंगे। अब यानी कि बाहर की कंपनी अलाउड है हमारे इंडिया में आने के लिए। तो गाइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी आती तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिलता। तो ये सही भी था। तो आइए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। और कहा है भारत को WTO की सदस्यता लेनी पड़ी। मैंने बताया था ना, ये सदस्यता लेनी पड़ी, वो जो संगठन बनाया गया था उसकी यह मजबूरन लेनी पड़ी थी। गाइस, इसी के कारण
इंडिया आज इस पोजीशन पे है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो उपरोक्त सभी शर्तों को मान लिया क्योंकि हमें ज़रूरत थी अर्थव्यवस्था सुधारने की, तो मजबूरन हमें मानना पड़ा था इन स्थितियों को। इसीलिए हमने माना और हमें लोन मिला $7 बिलियन का। तो गाइस आर्थिक में थोड़ा सुधार भी आया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आपको बता दूं एक एलपीजी। गाइस आपने एलपीजी क्या सुना होगा, लेकिन वर्ड नहीं। एलपीजी एक और योजना थी जो डॉक्टर मनमोहन राय जो वित्त मंत्री थे उस टाइम के, उनके द्वारा लाई गई थी। तो गाइस हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आगे क्या सीन होने वाला है। तो 1991 के बाद आरंभ में हुई आर्थिक सुधार नीतियों के प्रतिबिंब को समाप्त कर दिया गया और केवल 6 श्रेणियों को छोड़कर, गाइस 6 श्रेणियां, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, जैसे कि एल्कोहल हुई, सिगरेट, मतलब जो बाहर की विदेशी कंपनी थी जो एडवांस रूप से बनाती थी, इनको छोड़कर उद्योग के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। गाइस सिर्फ एल्कोहल, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान, रासायनिक एवं औषधि और भेषज, गाइस इनके लिए ही ओनली लाइसेंस बनवाना था और बाकी अदर चीज़ के लिए लाइसेंस बनवाना ख़त्म कर दिया था। या बिना लाइसेंस के हम बिजनेस खोल सकते हैं। तो गाइस केवल आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से आप ये नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से 6 वो मतलब उद्योग थे जिनके लिए हमें लाइसेंस बनवाना पड़ता था। तो वो थे एल्कोहल, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान, रसायन एवं औषधि और भेषज। गाइस ये आप जानते हो, काफ़ी अच्छा टॉप क्वेश्चन है। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वित्तीय क्षेत्र के सुधार नीतियों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक को नियंत्रण एवं भूमिका से हटाकर सहायक की भूमिका में रखना पड़ा। गाइस ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड उसका पॉइंट पढ़ेंगे। बैंकों की पूंजी की विदेशी भागीदार थे ना जो, उसकी सीमा 50% तक कर दी गई, यानी जो विदेश की मतलब भागीदार थे उसको 50% ही देना पड़ेगा अब। बैंकों की अनुमति के बिना नई शाखा खोलने का अधिकार। गाइस यार हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इस दूसरे क्वेश्चन को टिक भी मार सकते हैं। यहाँ से यानी कि 1991 के बाद यहाँ से हम बिना बैंक के अनुमति के दूसरी शाखा भी खोल सकते थे। गाइस यहाँ से यह नियम लागू हुआ था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से बिना अनुमति के हम किसी भी बैंक की शाखा खोल सकते हैं, कहाँ से लागू हुआ था। तो गाइस यहाँ पे 1991 से हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1991 के बाद भारतीय राजकोषीय नीतियों में बदलाव भी किए गए। कर व्यवस्था, ये इसमें भी बदलाव किए गए। जो हमारे गरीब थे उस मतलब बोले तो जो निची प्रजाति के थे उसको कम करना पड़ा, कम कर भरना पड़ा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर भरें। एवं सरकार की कराधान एवं सार्वजनिक व्यय की नीतियों को भी सुधार किया गया। करों को कम किया गया, मतलब इसीलिए मैं बोला था ना, करों को जो मतलब जो कर लिए जाते उनको कम किया गया ताकि छोटे से छोटा भी आदमी कर भर सके। आपको ये पढ़ा चुके हैं। और एक चीज़ बताऊँ, प्रत्यक्ष कर यानी कि जो जनता द्वारा कर लिया जाता था, ये 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर लगने वाले करों की कमी आई। दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर यानी आप जानते हो कि जनता से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कर लेगा वो उसमें भी भाई बहुत ही कमी कर दी गई। और अप्रत्यक्ष कर आप जानते होंगे जो पार्टी से रिलेटेड होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं, उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं, इसमें भी सुधार किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों फैक्ट हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो इसको। दोस्तों यार यदि आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं यार। पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। टाइम ही कितने बचा है यार, आप देख सकते हो बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 1991 में भारतीय मुद्रा यानी कि जो रुपया अपना मुद्रा था ना, उसका अमूल्य किया गया। देखते हो यदि अपना भारत का सिक्का है ना, मतलब रुपया, वो काफ़ी छोटा हो चुका है डॉलर के मुकाबले। गाइस आप जानते हो कि अभी 75 का चल रहा है। तो इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। दोस्तों इससे एक फ़ायदा हुआ हम लोगों को, क्योंकि आप जानते हो यदि हमारे जब उस टाइम पे फ़िलहाल में 65 चलता था, जिस टाइम पे आया था, हो सकता है और भी लो हो बट पता नहीं कितना भी होगा। तो वहाँ से जब आया था तो काफ़ी कम था, लेकिन जब इसको मुद्रा बढ़ाया गया यानी कि रुपया को और भी छोटा किया गया, तब काफ़ी मात्रा में विदेशी आने लगे। वो बोलने लगे हमें $1 में इतना ज़्यादा सामान मिल रहा है इंडिया में, तो इसीलिए बाहर से कंपनियाँ आने लगी, यहाँ पे बिजनेस खोलने लगी और काफ़ी हद से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे गए। उसी के कारण आज हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, कंपनियाँ आने के कारण। तो विदेशी मुद्रा का आगमन में वृद्धि हुई और वर्तमान समय में रुपये एवं डॉलर का मूल्य
स्वयं आयात एवं निर्यात के अनुसार निर्धारित होता है। अपने आप ही उसका आयात एवं निर्यात के आधार पर ही मूल्यांकन होता है। गाइज आपको बता दूं एक खास चीज़, ये इंपॉर्टेंट गाइज, यदि $1.75 का हो गया तो यहाँ पे हमारे वैसे भी अगर इंडिया को घाटा है, बट जैसे ही हमारे इंडिया में बाहर की कोई भी कंपनियाँ आती हैं तो वे यही सोच कर आती हैं कि हमें काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा वर्कर मिलेंगे, वो भी कम सैलरी में। तो गाइज यही सोच कर आते हैं और अब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है। गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि किस लिए हमारे इंडिया को टेक्नोलॉजी मिलती है, कैसे, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न घोषित किए गए। गाइस यह है घोषित किए गए सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम का चयन करने के लिए महारत्न, इसमें यह कंपनी आती थी IOCL और एक CAIL, NOCG, NTPC और कोयल इंडिया लिमिटेड और GIL, BHEL। गाइस यह जानते होगे आप, कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। मतलब इनमें से गाइस ये क्वेश्चन फिक्स है भाई, बन सकता है यहाँ पे यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि महारत्न के अंतर्गत कौन सी कंपनी आती है, तो उसमें आपको इनमें से 2 विकल्प दे सकते हैं और तीसरा इनमें से दे भी सकते। तो गाइस यहाँ पे आप कंपनियाँ रट लेना, कौन सी कंपनियाँ किस रत्न से आई। तो गाइस यहाँ पे नवरत्न से देखेंगे HAL, BEL, MTNL और BPCL और SBI। गाइस यह ये कंपनियाँ नवरत्न से आई और लघु रत्न से BSNL एंड IRCTC आदि कंपनियां आई। अर्थव्यवस्था खुलने से FDI तथा FFI में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1990 में $100 बिलियन FDI बढ़कर 2014 से 2015 में $73.5 बिलियन तक पहुंच गया। गाइस आपको एक बात बता दूं, जब स्टार्टिंग में आया था 1991 से 1990 में, तब हमारे पास कुल 2500 यस गाइस $2500 बिलियन ही आए थे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, यानी कि 2014 से 2015, वहाँ पर $73.5 बिलियन तक पहुँच गया। और ये उसके बाद गाइस 1920 से, यानी कि 2019 से 2020 तक यह है हमारे $10.5 बिलियन, बोले तो 10,500 बिलियन, सॉरी 1 लाख, एक यानी कि 10.5 जितना भी हो, 1 लाख से ऊपर भी था, तक पहुंच गया गाइस। तो यहाँ पे काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। जो FFI है, यह एक शेयर मार्केटिंग है गाइस। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, शेयर मार्केटिंग है। तो FDI भारतीय उद्योगों से निवेश से संबंधित था और FFI केवल पूंजी बाजार यानी कि शेयर मार्केटिंग से संबंधित था। गाइस आपको बताना चाहता था बट बता नहीं सका, अभी अभी बता दिया। तो विनिवेश सरकार प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश का कुछ लक्ष्य आपको दोस्तों बता चुका हूँ कि 1991 से 1992 में 2500 करोड़। और हाँ गाइस यही बताना चाहता था आपको। और ये भी है वर्ष 2014 से 1556 करोड़, बट यहाँ पे 73 था, बट कोई दिक्कत नहीं। 1920 में 1.05 लाख करोड़। गाइस आपको यही क्वेश्चन बताने जा रहा था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो नहीं लगी हो मुझे पता है, लेकिन वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो आप इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके उतना। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।